जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की हमने राजस्थान अध्ययन जीके की पुस्तक स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमारी क्लास 6, 7th, 8th, 9th की राजस्थान अध्ययन कंप्लीट हो चुकी है और आज हम क्लास 10th की राजस्थान का इतिहास और संस्कृति वाली बुक स्टार्ट कर रहे हैं। और ये बुक है, ये क्लास 6 से क्लास 12 तक की जो भी राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है, उनमें सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहीं से पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक है यही है। तो आज हम इसका पहला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास एक परिचय के रूप में। तो ये लेसन बड़ा है, लगभग इनके 8-10 पार्ट बनेंगे वीडियो के। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि 18वीं ईस्वी में किस विद्वान ने 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का उपयोग किया? यानी 1800 के अंदर ऐसा कौन सा विद्वान था जिसने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया? ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, मैक्स मुलर, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, जॉर्ज थॉमस। तो इसका राइट उत्तर होगा द ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है जेम्स टोड, मैक्स मुलर, गोपीनाथ शर्मा, जॉर्ज थॉमस। तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो जेम्स टोड ने किया था। इसमें ए ऑप्शन सही है। और जेम्स टोड ने 1829 में इस शब्द का प्रयोग किया था और वो अपनी एक पुस्तक है इनकी, उस पुस्तक का नाम है द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस शब्द का प्रयोग किया। तो कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में अपनी पुस्तक द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है कि राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, 30 मार्च को, 3 मार्च को, 31 मार्च को। तो देखिए, राजस्थान स्थापना दिवस अभी अगले मंथ में आएगा, यानी 30 मार्च को ये मनाया जाता है। व्याख्या देखिए, क्यों मनाया जाता है ये भी आपको पता लगेगा कि स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतों का एकीकरण हुआ। उस समय 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से राजस्थान नाम रखा गया। स्वतंत्रता यानी आज़ादी के बाद जब रियासतों का एकीकरण हुआ, उस समय 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। उसी समय से प्रतिवर्ष हमें 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाते आ रहे
हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों का उल्लेख है। बड़ा शानदार प्रश्न है कि राजस्थान एक बहुत बड़ा भूभाग है और इनके भिन्न भिन्न क्षेत्रों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो राजस्थान के क्षेत्र के प्राचीनतम नामों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो ये मिलता है ऋग्वेद में, तो इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जोधपुर संभाग का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जोधपुर संभाग का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? यानी जोधपुर के मरुस्थलीय भूभाग को उस समय क्या कहा जाता था? मरु या धनवय, जांगल, मत्स्य, सुरसेन। तो जोधपुर संभाग के मरुस्थलीय भूभाग को मरु अर्थात धनवय के नाम से जाना जाता था। पहले इसे मरु या धनवय कहा जाता था। पहले इसका नाम मरु पड़ा, मरु से ये मरुवार हो गया और मरुवार से कालांतर में ये मारवाड़ हो गया। कालांतर में ये मारवाड़ हो गया। तो मरु, मरुवार और मारवाड़, इस प्रकार से राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों को मरु, मरुवार, मारवाड़ के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि बीकानेर और नागौर, बीकानेर और नागौर, इसके साथ साथ इनके आसपास का क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? बीकानेर, नागौर और इसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो मरु तो हो नहीं सकता, क्योंकि मरु तो यानी अभी ऊपर मैंने बताया है आपको कि जोधपुर के आसपास का क्षेत्र कहलाता था। अब बच गया कौन? जांगल, मत्स्य, सुरसेन। तो बीकानेर और नागौर के आसपास के क्षेत्र को जांगल नाम से जाना जाता था। अब देखिए, जांगल शब्द का उपयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया जहाँ पर शमी नामक वृक्ष हो, केर नामक वृक्ष हो, पीलू नामक वृक्ष हो, और ये वृक्ष हैं ये बीकानेर, नागौर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते थे। इसलिए इस क्षेत्र का नाम जांगल पड़ा। और जांगल की जो राजधानी थी वो थी अही, छतरपुर, वर्तमान नागौर। ये जांगल की राजधानी रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है जयपुर, अलवर और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? यानी जयपुर, अलवर और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाएगा? तो मरु, धनवय तो जोधपुर वाला क्षेत्र हो गया, जांगल, बीकानेर, नागौर वाला हो गया। अब बचा कौन है? मत्स्य और सुरसेन। तो जयपुर, अलवर, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य कहलाता है। व्याख्या देख लें। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है। मत्स्य नगर का उल्लेख है वो महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, जिसकी राजधानी विराट नगर बताई जाती है, जिसकी राजधानी विराट नगर थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि धौलपुर और करौली एवं भरतपुर, यानी धौलपुर, करौली, भरतपुर के मथुरा वाला क्षेत्र क्या कहलाता था? धौलपुर पूरा, करौली और भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से लगने वाला क्षेत्र क्या कहलाता था? तो आपको पता है
मरु धनवे जोधपुर है, जांगल बीकानेर नागौर है, मत्स्य है वो अभी आपको मैंने बताया है कि मत्स्य जयपुर अलवर है, भरतपुर है वाला क्षेत्र है। यहाँ पर धौलपुर है, करौली और भरतपुर का मत्स्य क्षेत्र से सटा हुआ क्षेत्र पूछा है तो वो कहलाएगा सुरसेन। क्या कहलाएगा? सुरसेन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि माही नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? माही नदी के आसपास का क्षेत्र यानी प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? ऑप्शन है 56 का मैदान, आड़ोती या कांटल या ऊपरमाला। तो माही नदी के आसपास का जो प्रतापगढ़ वाला भूभाग है उसे कांठल कहा जाता है। तो आप याद कर लो, माही प्रताप कांठल, माही प्रताप कांठल, माही प्रताप कांठल। इनके बाद में क्वेश्चन नंबर है 10 से कि प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग क्या कहलाता है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग क्या कहलाता है? ऑप्शन वही है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भाग कहलाता है यानी 56 का मैदान। क्या कहलाता है? 56 का मैदान। तो आप याद कर लो कि प्रताप प्रताप बांसला 56, प्रताप बांसला 56 यानी प्रताप बांसला 56, प्रताप बांस से ला कितने 56। याद हो गया। नोट व्याख्या भी देख लें कि 56 गांवों का समूह होने के कारण इस भूभाग को क्या कहा जाता है? 56 का मैदान कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 11 कि भैंस रोड गढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? कहाँ से? भैंस रोड गढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन वो के वो हैं, बताइए क्या कहलाता है? तो भैंस के ऊपर बिजोलिया, ऐसे ट्रिक बना लो इनकी कि भैंस के ऊपर, भैंस के ऊपर है क्या है? बिजोलिया है। भैंस के ऊपर है बिजोलिया है। तो ये यानी ऊपर माला क्षेत्र कहलाता है। इसमें द ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि उदयपुर के आसपास का पहाड़ी प्रदेश क्या कहलाता है? उदयपुर के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन नहीं है, बागड़, मांड, कांठल, गिरुआ। तो इसकी भी आप क्या करोगे? ट्रिक बना लो कि उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्र से आप गिर जाओगे। उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्र से आप गिर सकते हैं यानी वो गिरुआ कहलाता है। इसमें द ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो इसकी भी आप ट्रिक बना लो कि डूंगरे, डूंगरे बांस बागड़ से ला, डूंगर बांस से बागड़ से ला, वागड़, वागड़ है ये, बांगड़ नहीं है, ये है वागड़, वागड़ कि डूंगर बांस वागड़ से ला। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है? वागड़ कहलाता है। अगला है कोटा बूंदी, कोटा बूंदी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो जो कोटा बूंदी क्षेत्र है इसे आड़ोती के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कहीं भी आप अपना ऑप्शन लिख लें, जैसे बै में लिख लें कि कोटा बूंदी क्षेत्र को क्या कहा जाता है?
हाड़ौती कहा जाता है। कोटा बूंदी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हाड़ौती कहा जाता है। जबकि सीकर चूरू झुंझुनू क्षेत्र को शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव के संपूर्ण इतिहास को कितने युगों में बांटा है? बड़ा शानदार प्रश्न है कि मानव इतिहास को कितने युगों के अंदर बांटा है? 2, 3, 4, 5। तो मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 युगों के अंदर बांटा है। सबसे पहला है यानी प्राक युग। प्राक युग, प्राक युग के बाद है आदि युग। कौन सा युग है? आदि युग। आदि युग के बाद है ऐतिहासिक युग, यानी प्राक, आद, ऐतिहासिक। प्राक, आद और ऐतिहासिक, ये तीन युगों के अंदर मानव के संपूर्ण इतिहास को बांटा है। अगला प्रश्न 16 नंबर है कि निम्न में से किस युग में मानव लेखन कला से अपरिचित था? यानी ऐसा कौन सा युग था जिस युग में मानव को लिखने का कोई ज्ञान नहीं था, यानी मानव लेखन कला से अपरिचित था? ऑप्शन है प्राग युग, आदि युग, ऐतिहासिक युग, उपयुक्त सभी। तो मानव लेखन कला से अपरिचित था, वो था प्राक युग के अंदर। कौन से युग में? प्राक युग में। तो इसमें आएगा आपका ए ऑप्शन आएगा प्राक युग। व्याख्या भी देख लें कि प्राक युग में ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ। यह युग सृष्टि आरंभ होने से हड़प्पा सभ्यता तक का माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से किस युग में लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया? ऐसा कौन सा युग था जिसमें लिखने के साक्ष्य तो मिल गए लेकिन जिस लिपि के अंदर वो लिखे गए हैं वो लिपि को पढ़ना संभव नहीं था? तो ऑप्शन वो के वो हैं। तो इसका राइट उत्तर आएगा आपका आदि युग। आदि युग के अंदर इस प्रकार की चीजें उपलब्ध हुई हैं। व्याख्या देख लें। आदि युग हड़प्पा सभ्यता से लेकर यानी 600 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। यह युग हड़प्पा सभ्यता से लेकर 600 ईस्वी तक का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से किस युग में स्पष्ट एवं सुपठित लिखित साक्ष्य मिले हैं? ऐसा कौन सा युग था जिसमें स्पष्ट एवं सुपठित लिखित साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन वो के वो हैं। तो इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं ऐतिहासिक युग के अंदर मिले हैं। तो इसमें सही ऑप्शन सही है। ऐतिहासिक युग है वो है 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के वर्तमान तक का जो युग है वो ऐतिहासिक युग के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि मानव सभ्यता उद्भव के पाषाण काल को कितने भागों में बांटा है? यानी मानव सभ्यता उद्भव के पाषाण काल को कितने भागों के अंदर बांटा है? मानव सभ्यता के उद्भव के पाषाण काल को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों के अंदर ये बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों के अंदर बांटा है। वो 3 भाग कौन से हैं? पूर्व पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, उत्तर पाषाण काल है। क्वेश्चन नंबर 20 है 1870 ईस्वी में सर्वप्रथम
1870 ईस्वी में सर्वप्रथम जयपुर इंदरगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार किसने खोज निकाली? 1870 ईस्वी में सर्वप्रथम जयपुर एवं इंदरगढ़ से पत्थर से बनी हुई पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार किसने खोज निकाली? जेम्स टोड ने, चंद्रबरदाई ने, C.A. हेकट ने, डॉक्टर दशरथ ने। तो ये 1870 के अंदर C.A. हेकट ने खोज निकाली। तो इसमें स ऑप्शन सही है। व्याख्या भी देख लें। चंबल बनास एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे, चंबल बनास एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। जालोर से भी इस युग के उपकरण खोजे गए हैं और खोजने का काम किया है, यानी वो किया है बी ओल्विन ने। किसने किया है? बी ओलिवन ने ये काम किया है। तो ये व्याख्या आप जरूर याद रखें। व्याख्या भी राजस्थान अध्ययन से ली जा रही है, कहीं बाहर से नहीं ली जा रही है। और इनके बाद में क्वेश्चन नंबर है 21 है कि निम्न में से किस काल के उपकरण छोटे थे, छोटे होने के साथ साथ हल्के थे और हल्के होने के साथ साथ वो कुशलता से बने हुए थे? पूर्व पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के, उत्तर पाषाण काल के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यानी हल्के, छोटे और सुंदर, हल्के, छोटे और सुंदर ये उपकरण बने हुए थे मध्य पाषाण काल के अंदर। मध्य पाषाण काल में इस प्रकार के उपकरण प्राप्त होते हैं। अब आप व्याख्या इनकी जरूर पढ़ना। क्या कहा है कि पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को, पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रोलिथ कहते हैं। लघु पाषाण उपकरण के नाम से इनको जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान में लूनी और लूनी की सहायक नदियां चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी घाटी और विराटनगर के अंदर से मध्य पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको व्याख्या याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 22 बाद में है, पहले एक और व्याख्या है। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर या नव पाषाण काल सभ्यता के अनेक उपकरण मिले हैं। यहाँ से उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के उपकरण मिले हैं और उत्तर नव पाषाण काल के सबसे उल्लेखनीय उपकरण मिले हैं भीलवाड़ा के बागोर से, मारवाड़ के तिलवाड़ नामक स्थान से। यहाँ से विशेष रूप से उल्लेखनीय उपकरण मिले हैं उत्तर या नव पाषाण काल के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की कि लौह कालीन सभ्यता में सुमेल कीजिए। यानी ये बताना है कि इसमें कौन सी सभ्यता लौह कालीन है। लोहा कालीन सभ्यता है वो कौन सी है ये बताना है। तो नौ है भरतपुर के अंदर है, बिल्कुल ये लौह कालीन सभ्यता है। जोधपुरा, जोधपुर मत करना, जोधपुरा जयपुर के अंदर है, ये भी एक लौह कालीन सभ्यता है। सुनारी झुंझुनू के अंदर है, ये भी लोहा कालीन सभ्यता है। चार लोहा कालीन सभ्यता हैं। नौ है भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, रेड टोंक, रेड टोंक, ये चार लोह कालीन सभ्यता हैं। व्याख्या देख लें। लोहा
काल के पश्चात स्लेटी रंग की चित्रित मर्द भांड संस्कृति का उदय हुआ। लौह काल के पश्चात कौन से स्लेटी रंग के यानी स्लेटी रंग की चित्रित मर्द भांड संस्कृति का उद्भव हुआ। इस संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? विराटनगर एवं जोधपुरा जयपुर में मिले। सुनारी झुंझुनू नौह भरतपुर में मिले। यहाँ पर इस स्लेटी रंग के चित्रित मर्द भांड प्राप्त हुए हैं और इस लोह कालीन संस्कृति का उदय लगभग 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो ये आपको व्याख्या भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है 23 नंबर है कि निम्न में से कहाँ के लोहे के अवशेष, बड़ा शानदार प्रश्न है कि निम्न में से कहाँ के लोहा अवशेष भारत में लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। यानी ऐसे कहाँ से लोहा कालीन अवशेष मिले हैं जिनको देखकर लगता है कि भारत में इन्होंने लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा का निर्धारण किया है। तो एक नंबर है नौ है भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, रेड टोंक। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा भाई? इसका राइट उत्तर होगा नो है भरतपुर। ए ऑप्शन है वो बिल्कुल लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा का निर्धारण करता है। अगला 24वां प्रश्न है वो बड़ा शानदार है और क्या है इसमें आपको क्या बताना है कि यानी ताम्र कालीन संस्कृतियों के प्राचीन नाम बताने हैं। ताम्रकालीन संस्कृतियों के प्राचीन नाम आपको याद करने हैं। जैसे गणेश सवर सीकर है, कालीबंगा हनुमानगढ़ है, गिलुंड राजसमंद है, आहाड़ व जाडोल उदयपुर है, पिंड अंडलिया चित्तौड़गढ़ है, कुराड़ा नागौर है, साबणिया व पुंगल बीकानेर है, नंदलालपुर किराडोत चिथवाड़ी ये जयपुर में है, एलना जालोर में है, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है, खोल माहौली सवाई माधोपुर में है, मल्ला है भरतपुर में है। ये क्या हैं? ये ताम्रकालीन संस्कृतियों के 12 प्राचीन प्रमुख स्थल हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की कि निम्न में से लोहा गलाने की भट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं। लोहा गलाने की भट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कहाँ से प्राप्त हुई हैं लोहा गलाने की भट्टियां? तो ऑप्शन देखिए, नो है जोधपुरा से, गणेश सवरे कालीबंगा से, सुनारी जोधपुरा से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोहा गलाने की भट्टियां हैं ये नोहा जोधपुरा से यानी सुनारी जोधपुरा से प्राप्त हुई है। सुनारी जोधपुरा से लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं। तो स ऑप्शन सही होगा कि जोधपुरा तथा सुनारी से लोहा गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है कि सुनारी और जोधपुरा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी सभ्यता को प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई है? ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसको प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई है? तो नो है भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, रेड टोंक। तो इसका राइट उत्तर होगा
रेड टोंक को प्राचीन राजस्थान की टाटा नगर की संज्ञा दी गई है। तो ये थे आपके पार्ट ए के यानी 26 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्सर चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरपीएससी हो, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड हो, राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं में जीके पूछेगा तो क्लास 6 से क्लास 12 तक की राजस्थान अध्ययन से ही पूछेगा। और कल हम सेकंड वीडियो लेके आएंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से, जिसमें कालीबंगा सभ्यता होगी, आहड़ सभ्यता होगी, गिलुंड सभ्यता होगी, गणेशवर सभ्यता होगी, बालाथल सभ्यता होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जो मित्र, जो मेरे विद्यार्थी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।